The numbers that you shared on the first and second wave in terms of vaccine, how the vaccines changed the trajectory of the disease, they were very powerful slides, but I want to ask, three things changed between the second and the third waves. One is vaccination status, which you have shown in this slide, but also the fact that second wave was largely Delta. It was supposed to be more lethal. Third wave was largely Omicron. It was supposed to be less lethal. That's one factor that changed. And the other factor that changed was that, that changed. And the second factor that changed was the testing strategy was changed midway through the third wave, so that your numbers also went down because of that, the cases detected. How have those two been accounted for in those two slides, those two factors? That's one question. And the second question is, given that vaccination numbers were very high, I can understand that these are disease-modifying vaccines. They are not disease-preventing vaccines, but given that vaccination numbers were this high during the third wave, do we have figures of what is the breakthrough infection rate of Covaxin and what is the breakthrough infection rate of Covishield? So मैम, लेट मी रेस्पॉन्ड. जब हमने आपको यह स्लाइड दिखाई थी, हमने आपसे स्लाइड दिखाने के समय पर यह बताया था कि जो हमारी ऑनगोइंग अप्रोच है, देश ने शुरू से ही जो ऑनगोइंग अप्रोच थी वह थी, अगर आप देखें इनिशियल फेजेस जब वैक्सीनेशन हमारे पास एक हथियार के रूप में नहीं था, तो हमारी अप्रोच थी कि हम कैसे कंटेनमेंट पर फोकस करें और साथ में केस मैनेजमेंट यानी कि मिटिगेशन पर कार्य करें. वैक्सीनेशन हमारे सामने एक नए हथियार के रूप में, एक सपोर्टिंग टूल के रूप में आया. उसके बाद 16 जनवरी पिछले साल से वैक्सीनेशन ने भी हमारे इस कार्य को गति दी है और सपोर्ट किया है. तो अब आपको वैक्सीनेशन के इसी संदर्भ में हमने जब ये भी बताया था कि कंटेनमेंट, मिटिगेशन यानी कि केस मैनेजमेंट कपल्ड विद वैक्सीनेशन ने हमें इस पर्टिकुलर सर्ज में काफ़ी सपोर्ट दिया है, जिसमें वैक्सीनेशन से संबंधित डेटा हमने आपको दिखाया था. अक्रॉस द वर्ल्ड जो एक लिमिटेड एविडेंस हमारे सामने आई थी, जो कि इस डेटा के द्वारा भी दिखाई देती है कि जो वैक्सीनेशन है कुछ हद तक वो डिजीज़ को प्रिवेंट भी करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्यतः हमने पैरेलल यह भी पाया कि अगर आप उसके बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है तो केसेस बहुत कम होते हैं, और साथ में अगर होते हैं तो केस लेस सीवियर होते हैं, और लेस सीवियर होने के साथ साथ उसका इफेक्ट मॉर्टेलिटी पर भी पड़ता है. तो यह जो स्लाइड है, यह केस का और वैक्सीनेशन का डेटा जो हमने इंटरस्पर्स करके आपको दिखाया, वह उस बात को काफ़ी हद तक दर्शाता भी है. रिगार्डिंग आपने डेल्टा के बारे में कहा और यह भी कहा कि ओमिक्रॉन लेस लीथल है. मेरा आपसे सबमिशन है कि अगर देश आज हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स, पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फील्ड लेवल वर्कर्स के कंटिन्यूस एफर्ट्स से देश ओवरऑल इसको मैनेज करने में सफल हुआ है, तो यह भी पैरेलली समझना चाहिए कि ओमिक्रॉन की विश्व में आज क्या परिस्थिति है. आज भी पूरे विश्व में जो कि पिछली पीक नोट की गई थी, जो कि 9 लाख केसेस प्रति रोज की थी, वह 42-43 लाख तक गई, और आज भी 15 लाख केसेस पूरे विश्व में डेली बेसिस पर ऑन एन एवरेज रिपोर्ट हो रहे हैं. यानी कि ओमिक्रॉन का खतरा अभी भी पूरे विश्व में बना हुआ है, जबकि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट, केस मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन से हमें सपोर्ट मिला है. दूसरी चीज़ है जो कि WHO में भी कई बार इस विषय में, जब WHO की ब्रीफिंग में भी काफ़ी डिटेल में इस बारे में विस्तृत रूप में बताया गया है कि हम ओमिक्रॉन को खाली माइल्ड ना माने. जो हमने आज डेटा में दर्शाया है, अगर आप देखें, आज भी ऑन एन एवरेज 8,330 डेथ प्रति रोज विश्व में हो रही हैं, पिछले हफ्ते का डेटा जो बताता है. यानी कि 56-57 हज़ार डेथ आज भी कोविड से रिलेटेड पूरे विश्व में ऑन एन एवरेज नोट की जा रही हैं. जबकि बिकॉज ऑफ द फोकस ऑन वैक्सीनेशन हमने यह भी देखा है कि हमारे देश में ऑन एन एवरेज 144 डेथ, अगर हम रिकंसाइल्ड डेथ को हटा दें, और प्रति रोज के बेसिस पर 8,330 वर्सेस 144 डेथ, जो कंपैरेटिव डेटा हमने इससे पहले की स्लाइड में दिखाया था. तो यह हमें समझना चाहिए कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि जो हमारे देश में वैक्सीनेशन, केस मैनेजमेंट और साथ में कंटेनमेंट के जो एफर्ट्स रहे, उनसे हमें फ़ायदा मिला है. दूसरा एक विषय मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि जो और इमर्जिंग एविडेंस विश्व से आ रही है, जैसे हमने आपको हांगकांग का डेटा दिखाया, और हांगकांग का डेटा दिखाते हुए जो हांगकांग की गवर्नमेंट ने भी एनालाइज किया, और उन्होंने पाया कि जो उनके यहाँ डेथ नोट की जा रही हैं, प्रेजेंट सर्ज ऑफ केसेस जो हांगकांग में इस टाइम, जैसे आपको भी अवगत होगा कि काफ़ी अधिक संख्या में केसेस और काफ़ी अधिक संख्या में डेथ नोट की जा रही हैं. तो उस समय पर भी हांगकांग में गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है
कि 91% जो केसेज है जहाँ डेथ्स हुई हैं वह केसेज हैं जहाँ पर कि उन्होंने फुल डोज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं ली। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि जो डेथ्स हुई हैं वह 50 से लेके 80 प्लस उस एज पॉपुलेशन में काफ़ी अधिक संख्या में विज़ावी एनी अदर एज ग्रुप। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हु मे बी वल्नरेबल, जहाँ पर हम प्रिकॉशन डोज की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्ट कि पीपल हैव टेकन द फुल डोज ऑफ वैक्सीनेशन has been a very, very supporting tool also besides our focus on containment and case management in this country. That is the fact we have tried to submit to you. तो अगर आपका ये जो एक assumption है, एक जनरल assumption कि ओमिक्रॉन माइल्ड अलोन है, हमारा आपसे सबमिशन है। हाँ, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जैसे कि इस मंच पे बहुत क्लियर इस विषय में बताया गया था कि टेस्टिंग स्ट्रैटेजी का मेजर चेंज क्या था। टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में एक मेजर चेंज यह था कि किसी भी गर्भवती महिला, किसी भी पर्टिकुलर केस को कि जब तक वह उसकी टेस्टिंग ना हो जाए तब तक आप उसको एडमिशन ना करें। अब आप उसे रिलैक्स कर सकते हैं, आप सबसे पहले केस को ट्रीट करें। दूसरा, इससे साथ में ये कहा गया था कि टेस्टिंग को जुडिशियस यूज हो। अगर केसेस की बढ़ने की संख्या ऐसी ना हो कि हम उसे मैनेज ना कर पाएँ, तो अगर जुडिशियस यूज हो तो कई लोग जो एक रेगुलर टेस्टिंग आदतन भी करा रहे थे बीच में, वह ना होते हुए जिनको कोई भी सिम्टम हो तुरंत टेस्ट कराएं। तो टेस्टिंग का जो नॉर्म्स वही रहा है। तीसरा मुख्य विषय है जो हमने इससे पिछले वाले अपने मंच पे, इस मंच पे भी दर्शाया कि टेस्टिंग की संख्या में कभी कमी नहीं आई है। अगर आप देखें, चाहे वो हमारा सेकंड सर्ज था, चाहे हमारा इस सर्ज में हमने नोट किया, ऑन एन एवरेज जब अधिक केसेस संख्या में आ रहे थे, अधिक संख्या में केसेस आ रहे थे, तो 17-18 लाख टेस्ट प्रतिरोज उस औसतन से कर रहे थे। और आज भी देश में जब लेस देन 1% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो औसतन 7 से 9 लाख टेस्ट आज भी प्रतिरोज उसी औसतन से हो रहे हैं। तो टेस्टिंग पर हमारे देश में कभी भी फोकस कम नहीं हुआ है। हम आपसे यह भी सबमिट करना चाहेंगे कि अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ होम की और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की लेटेस्ट गाइडलाइन जो स्टेट को गई, जिसके बारे में हमने आपको दर्शाया था, उसमें हमने यह भी क्लियरली कहा है केस ट्रेजेक्टरी मैनेजमेंट का एक मुख्य अंश यह है कि आप कितनी क्वांटम ऑफ टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यानी कि आज जब आप केस ट्रेजेक्टरी वॉच करते हैं तो यह भी सिचुएशन हो सकती है किसी हद तक किसी जिले में अगर टेस्टिंग की संख्या बहुत कम हो जाए तो हो सकता है कि अंडर करंट में वहाँ केसेस फैल जाएं और हम उसे शायद मॉनिटर ना कर पाएं। तो जो हम स्टेट के साथ रेगुलर संपर्क बनाते हैं, जो स्टेट के साथ डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारे रिव्यू होते हैं, तो हम आपसे हाईलाइट करना चाहेंगे कि उन सब रिव्यू में किस जिले में कितनी टेस्टिंग हुई वह भी मॉनिटर होती है, ताकि कहीं भी अंडर करंट में कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए जिसको हम मॉनिटर ना कर सकें। तो टेस्टिंग पर कोई भी, जिसे कहते हैं कि एक फोकस कभी नहीं हटा है। जो हमारी ट्रैकिंग, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड एडहेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो 5 हमारे मुख्य अंश हैं, उन्हीं को टूल्स के रूप में लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको यही बताया है कि जो हमारे पास इमर्जिंग एविडेंसेस देश की और दुनिया की आई थी, उसमें क्लियरली यही इंडिकेट किया गया था कि अगर केसेस इन्फेक्ट भी होते हैं वैक्सीन लगने के बाद भी, तब भी उन केसेस में केस सीवियर नहीं होते, फेटालिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। और आपके सामने अभी मैंने सबमिट किया है कि हांगकांग का डेटा तो बहुत ही क्लियर एक उस रूप में हमें दर्शाता है कि किस तरीके से हमारे को वैक्सीनेशन पर अपना कंटिन्यूड फोकस बनाकर रखना है।